हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन है क्या? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two components which chemically do not react. सबसे पहले मैंने डेफिनेशन क्या बताया? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components which chemically do not react. ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट यहाँ तक का डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सारी बुक्स में लिखा होता है। इस डेफिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दो चीजें हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द अदर इज केमिकली डू नॉट रिएक्ट। अब सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर की दो प्रॉपर्टीज होती है। वन इज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड अदर इज नो बाउंड्री सेपरेशन। तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल के साथ समझा रही हूं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगर मैंने शुगर को वाटर में मिलाया तो शुगर और वाटर जब डिसॉल्व होते हैं तो मिलता क्या है हमें? शुगर वाटर। जैसे अब यहाँ पे है क्या? जब हमने शुगर और वाटर को डिसॉल्व किया है तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? शुगर और वाटर। स्टार्ट। एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन इज शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर और वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो चीनी वाला पानी मिलता है। अब है क्या इसमें? होमोजीनियस मिक्सचर में समझाने के लिए ये बात बता रही हूँ कि जैसे हम ग्लास में वाटर लिया, वाटर में जब हम शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी का ये कहना है कि अगर यहाँ पे किसी भी एक कोने में, जैसे आपने यहाँ कोई भी एक कोने में अगर यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो किसी दूसरे कोने में भी कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे? एक ही होंगे। या जनरल भाषा में कह सकते हैं कि जब आप इस शुगर वाटर को टेस्ट करोगे तो वो पूरे जगह सेम अमाउंट ऑफ स्वीटनेस होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज्यादा मीठा होगा, बीच में कम होगा और नीचे बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर की यही मेन प्रॉपर्टी होती है कि उनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या समझाया? नो बाउंड्री सेपरेशन। नो बाउंड्री सेपरेशन का क्या मतलब होता है? जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसके बाद आप इस सोल्यूशन में बिल्कुल नेकेड आई से देख के ये नहीं बता सकते हो कि कहाँ पे चीनी है, कहाँ पे चीनी के मॉलिक्यूल्स है और कहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर आप सैंड को वाटर में मिलाते हो तो सैंड और वाटर हमेशा क्या होता है? सैंड नीचे बैठ जाता है, वाटर ऊपर रहता है। तो वहां पे इजीली हम बता सकते हैं कि सैंड का बाउंड्री यहाँ तक है और वाटर उसके ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन शुगर वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हेंस यहाँ से इतनी बात हमें समझ आ चुकी है कि सोल्यूशन वो होते हैं जिनका मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। मतलब जिन भी दो सब्सटेंस को आपने मिलाया है वो आपको घुलने के बाद नहीं दिखने चाहिए अलग अलग। ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब। अब दूसरा एक जो मैंने पॉइंट लिखा है केमिकली डू नॉट रिएक्ट, ये मैं आगे समझाऊंगी। अब सबसे पहले एग्जांपल में जैसे मैंने बताया कि शुगर एंड वाटर फॉर्म्स शुगर वाटर, और इस शुगर वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। यही हमारा क्या कहला रहा है? सोल्यूशन। अब है क्या? बिकॉज ये यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही सब्सटेंस मिलाए हैं या सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स मिलाए हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से बना होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दो सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा।
अब कुछ टर्म्स है सोल्यूशन से रिलेटेड जो कि मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ये कॉमन टर्म्स है। यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन में समझ आ चुका होगा, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो इससे याद कर ले कि बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो कोई भी सोल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बना होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। अब आगे कुछ टर्म्स हमें समझाने हैं। जब भी सोल्यूशन बनता है तो जिस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं कम अमाउंट में, वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूट। और जिसमें हम ऐड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देख के हमें बहुत ऑब्वियस है कि अगर हम चीनी और पानी मिलाते हैं तो चीनी का क्वांटिटी हमेशा कम रखते हैं और पानी का क्वांटिटी उससे हमेशा ज्यादा रहता है। तो जिस सब्सटेंस को आपने माइनॉरिटी में ऐड किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्यूट। और जो मेजॉरिटी ऑफ द सोल्यूशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जिसको ऐड किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सल्यूट, और जिसमें ऐड किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट होता है वो हमारा सल्यूट होता है एंड जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इट फॉर्म्स माइनॉरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और ये क्या बनाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द सोल्यूशन। शायद अब आप लोग को इतना पॉइंट तो समझ आ चुका होगा। अब सिर्फ मुझे ये एक पॉइंट समझाना है, केमिकली डू नॉट रिएक्ट। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी भी सल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलते हैं तो वो हमेशा सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन सोल्यूशन का बनना हमेशा फिजिकल प्रोसेस होना चाहिए, ना कि केमिकल प्रोसेस। अगर कोई भी ऐसे 2 सब्सटेंस को आप मिला रहे हो जिससे कि आपका कोई नया सब्सटेंस बन जाए, मतलब अगर कभी भी नया सब्सटेंस बनता है तो इसका मतलब है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन कभी भी सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अ फिजिकल प्रोसेस, मतलब वो अपने फॉर्म को बदल सकता है बट इट कैन नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। जैसे कि हमने शुगर को जब वाटर में मिलाया तो शुगर पहले सॉलिड में था, वाटर में जाने के बाद उसने अपने फॉर्म को बदल लिया है, वो लिक्विड में आ गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नया नहीं मिला है, शुगर को आपने वाटर में मिलाया तो बस शुगर वाटर ही तो मिला है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, इसीलिए ये सोल्यूशन कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्यूशन का ये होता है, डिसोल्यूशन of solute and solvent is a physical process. ये बात हमेशा याद रखिएगा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर कभी भी एक दूसरे के साथ घुलेंगे तो वो प्रोसेस हमेशा कैसा प्रोसेस होना चाहिए, फिजिकल प्रोसेस। इट शुड नॉट बी अ केमिकल प्रोसेस। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बस आप लोग को समझा दे रही हूँ 2 एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है, शुगर को जब वाटर में मिलाया जाता है तो बिकॉज शुगर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वो वाटर में जाने के बाद सिर्फ अपने बॉन्ड को वीक करके एक दूसरे से दूर दूर आ जाते हैं, जिससे कि वो वाटर में डिसॉल्व हो सके, और वो सिर्फ अपने फॉर्म को बदलते हैं। इसीलिए ये हमेशा फिजिकल प्रोसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब एक मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा है वो कॉपी कर ले, तो मैं आगे समझाऊँ। तो मैं एग्जांपल समझाने वाली थी, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट एग्जांपल है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बनाता क्या है, इट फॉर्म्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो यहाँ पे बनेगा Zn+2 प्लस NO3 माइनस, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो दोनों डिसॉल्व हुए हैं ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलेंगे।
जब भी आप जिंक नाइट्रेट को वाटर में मिलाते हो तो हमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट मिलता है। अब उस सोल्यूशन को अगर हम इवेपोरेट कर दे तो हमें जिंक नाइट्रेट एज इट इज मिल जाता है जो हमने पहले फॉर्म में लिया था। तो बिकॉज इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, हेंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिंक नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ एक्वस सोल्यूशन। ये हेंस यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जिंक नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हमेशा सोल्यूशन बनाता है। बिकॉज यहाँ पे ये प्रोसेस जो था वो मैंने बताया आप लोग को, ये फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं मिला था, सिर्फ एक्वस फॉर्म ऑफ जिंक नाइट्रेट मिला था। आप उसमें सोल्यूशन को इवेपोरेट करोगे, वाटर वहां से हट जाएगा, तो एज इट इज हमें जिंक नाइट्रेट ही तो मिला है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, जिंक मेटल अगर हम उसे HCl में डिसॉल्व करते हैं तो सबको ये पता होगा कि ये सॉल्ट बनाता है ZnCl2 का, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो बिकॉज यहाँ पे दिख ही रहा है हम लोग को कि जिंक एक एक्टिव मेटल होता है, वो जब भी HCl के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा सॉल्ट बनाता है जिंक क्लोराइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। अब इस सोल्यूशन को अगर मैं इवेपोरेट करूंगी तो यहाँ पे हमें वो सब्सटेंस नहीं मिला है जो हमने रिएक्टेंट में जिंक मेटालिक ले रखा था। तो बिकॉज यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि जिंक डिसॉल्व्स इन HCl टू फॉर्म अ सोल्यूशन, बिकॉज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे कभी भी दो सब्सटेंस को अगर हम मिला रहे हैं तो अगर उनके बीच में फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सोल्यूशन बनाएगा, लेकिन अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कि दो सब्सटेंस डिसॉल्व होके सोल्यूशन बनाते हैं। तो अब आप लोग को ये चीज समझ आ गया होगा कि जिसमें भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, वो कभी सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। फिजिकल प्रोसेस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। जो भी दो सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं वो अपने फॉर्म को बदल सकते हैं, बट इट शुड नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। सोल्यूशन एग्जिस्ट इन सेम फेज ओनली। ये सब आपको सिर्फ मैं पॉइंट बता रही हूँ। सोल्यूशन एग्जिस्ट इन सेम फेज ओनली, इसका यही मतलब है कि जब हमने चीनी को पानी में मिलाया था तो पहले चीनी का फॉर्म क्या था, सॉलिड, लेकिन पानी में मिलने के बाद वो पूरा ही फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड। तो सोल्यूशन कभी भी अगर बनेगा तो ओवरऑल सोल्यूशन का फॉर्म सेम होना चाहिए, या तो सॉलिड है तो वो पूरा का पूरा सॉलिड हो, या तो लिक्विड होना चाहिए तो गैस होना चाहिए। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट इन सेम फेज ओनली। दूसरा एक पॉइंट है, सॉल्वेंट decides the physical state. Solvent decide the physical state of any solution. किसी भी सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा या उसका अपीयरेंस क्या होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये चीज उसका सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जैसे मैंने चीनी और पानी को मिलाया तो पानी डिसाइड कर रहा है कि ओवरऑल सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में रहेगा, ना कि शुगर। तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। अब मैं आगे पॉइंट बताने जा रही हूँ। भी अगर सोल्यूशन टर्म आता है तो इट जनरली रेफर्स टू द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर। सोल्यूशन टर्म जनरली लिक्विड स्टेट को ही रेफर करता है, लेकिन सोल्यूशन गैसियस भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। एग्जांपल मैं बताती हूँ, गैसियस सोल्यूशन का एग्जांपल होता है एयर। एयर इज अ सोल्यूशन ऑफ मेनी गैसेस बट मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम बोल सकते हैं एयर इज अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। फिर दूसरा क्या बताया मैंने, सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है ब्रास। जो ब्रास होता है, ब्रास किसका सोल्यूशन होता है, ब्रास इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो आई थिंक अभी तक जितने सोल्यूशन के पॉइंट्स थे आप लोग को समझ आ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, सेम वही एग्जांपल है, वाटर एंड शुगर। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, इसमें वाटर है दोनों में, और दोनों में ही 1 लीटर वाटर है। इसमें मैंने डाला, मान के चलिए 10 स्पून या कह लो
5 स्पून ऑफ शुगर, और इसमें मैंने डाला 40 स्पून ऑफ शुगर। और अगर फिर उसको सोल्यूशन दे रखा है तो इन दोनों सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन है जो ज्यादा स्वीट होगा? तो यहाँ से बहुत ऑब्वियस है कि जिसमें अभी मैंने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टर्म आप लोगों को बता दिया है, तो यहाँ से कोई भी बोल देगा कि जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उसमें उसका स्वीटनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? किसी भी 1 लीटर सोल्यूशन में या 1 लीटर क्या होता है? किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डाला है, यही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अलग अलग सोल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज यूज करते हैं, और उसी को हम लोग अब पढ़ने जाएंगे जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म्स भी 2 टाइप के होते हैं। आई होप आप लोगों को कंसंट्रेशन समझ आया होगा कि क्या होता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव। ये मैं पहले बता दे रही हूँ। क्वालिटेटिव ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एक को कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। ये पूरा पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज वन विच हैज ग्रेटर concentration of solute। और डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि 1 लीटर में मैंने एक में मिलाया था 5 स्पून ऑफ शुगर और एक में 40 स्पून ऑफ शुगर। तो ऑब्वियस हो गया कि उसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन किसको कहेंगे? जो 40 स्पून ऑफ शुगर है, एंड जो 5 स्पून ऑफ शुगर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट हैज लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आई थिंक ये क्वालिटेटिव समझ आ चुका है। अब क्वांटिटेटिव कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है। अब इनके भी कुछ टाइप्स हैं। पहला होता है मास परसेंट, दूसरा होता है पीपीएम जिसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, तीसरा है मोल फ्रैक्शन, फिर आता है मोलैरिटी, एंड देन द लास्ट वन इज मोलैलिटी। तो ये पढ़ेंगे मास परसेंट। अब मास परसेंट जो होता है वो उसमें भी 3 कैटेगरी होती है। वन इज वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा कहलाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब मास परसेंट में भी 3 कैटेगरी है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये होता क्या है, मैं आप लोगों को कुछ चीजें शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ये जनरली स्मॉलर जो मास परसेंट और पीपीएम है, ये जो 2 यूनिट्स होती है या फिजिकल क्वांटिटी,
अमाउंट ऑफ सल्यूट को पता करने के लिए। ये जनरली लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट जब प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट में तब ये यूनिट्स यूज की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ये किसके लिए यूज होगा, व्हेन सल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये मैं बस आप लोग के याद के लिए बता दे रही हूँ। दूसरा यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें न्यूमरेटर हमेशा सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और डिनोमिनेटर में हमेशा सल्यूशन रहेगा। ये ऐसे आप लोग को याद रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर क्या रहेगा सल्यूट और नीचे क्या रहेगा सल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ सल्यूट और नीचे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि परसेंट क्वांटिटी है इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे कि ये है 10% ग्लूकोज इन वाटर, ये लिखा होगा एग्जाम्पल में आप लोग को हमेशा ऐसे लिख के दिया होगा 10% ग्लूकोज, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझना है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम। यहाँ पे समझिए ये जो ग्लूकोज हो गया ये हमारा क्या हो गया सल्यूट हो गया, और ये जो वाटर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटीज है तो ये हमेशा किस में रहेगा, ये हम लोग 100 ग्राम में ही बात करेंगे अगर मास की बात होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर to make 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप ये बात आप लोग को समझ आया होगा। यहाँ पे मैं कभी भी ऐसे लिखा हो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर, तो यहाँ से ये समझ लीजिए कि जो ग्लूकोज जो भी ये दिया हुआ है ये हमारा एक क्या हो गया सल्यूट हो गया, और इन वाटर किसमें प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया, और दोनों मिला के क्या बनाएंगे सॉल्यूशन। और क्योंकि वेट की यहाँ बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप कितना लेके चलोगे 100 ग्राम। अगर वॉल्यूम होता तो क्या बोल देते 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला 10% वेट बाय वेट लिखा है, तो इसका मतलब इसे हम क्या लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, ये यहाँ पे हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ये भी किस में रहेगा ml में, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ गया है। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में रहेगा ml में, और परसेंट की बात है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल में समझा रही हूँ जैसे 10% इथेनॉल इन वाटर। तो अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है 10% इथेनॉल इन वाटर, और यहाँ पे मान लो ब्रैकेट में दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे भी दे दे। तो 10% इथेनॉल इन वाटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ये मतलब है कि 10 ml। अब यहाँ पे ये समझ जाना कि इथेनॉल हमारा क्या हो गया सल्यूट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि 10% ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मतलब वाटर का सिर्फ 10% ही हमारा क्या है इथेनॉल है, बाकी क्वांटिटी क्या है हमारी वाटर है। तो कम क्वांटिटी वाला ऑब्वियसली हमारा सल्यूट बन जाएगा एंड दिस विल बिकम एज सॉल्वेंट। और मैंने बताया वहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके कितना बना रहे थे 100 ग्राम, यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के कितना बनाना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो इसको स्टेटमेंट वाइज मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ
water to form 100 ml of solution। तो आई होप आप लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी समझ आ गया होगा। अब हम तीसरा लास्ट डिस्कस करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब आई होप आप लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। सिंपल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? इट इज द मास ऑफ सल्यूट, मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। इट इज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच शुड बी प्रेजेंट इन ml, और ये क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। बस यही हमारा फॉर्मूला। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब है? इट इज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और क्योंकि परसेंट वाली क्वांटिटी है इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस यही है तीन हमारे मास परसेंट की क्वांटिटीज जो अमाउंट ऑफ सल्यूट बताती है सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पीपीएम। तो अब हम डिस्कस करेंगे पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है? पीपीएम को कहते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये तब यूज होता है व्हेन सल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस क्वांटिटी, मतलब सल्यूट का क्वांटिटी सोल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। जैसे कि हम मान के चल सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होते हैं सिटीज में, जैसे जो भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, जो भी पोल्यूटेंट पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका कंसेंट्रेशन अगर आप मेजर करना चाहते हो बाय वॉल्यूम, तो उसके लिए हमेशा कौन सा क्वांटिटी यूज करेंगे हम? पीपीएम। तो पीपीएम तब यूज होता है व्हेन सल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। व्हेन सल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। पार्ट्स पर मिलियन तब यूज होता है व्हेन सल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। या फिर इसे ये कह सकते हैं कि हाउ मच सल्यूट, ये कब यूज होता है? कि जब हमें ये बताना हो कि मिलियन ऑफ सोल्यूशन, मतलब वहां पे बहुत ही छोटी क्वांटिटी यूज हो रही थी, जैसे 100 ग्राम में कितना सल्यूट है, 100 ml में कितना सल्यूट है। यहाँ पे आपको बताना होता है कि मिलियन ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि जब सल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तब हम पीपीएम एज ए कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो हाउ मच सल्यूट इज प्रेजेंट इन मिलियन ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। मैंने बताया ना 10 की पावर 6 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमें मास ऑफ सल्यूट निकालना होता है मिलियन ऑफ सोल्यूशन में। तो ये होता है हमारा पीपीएम का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आप लोग को लिख के देंगे हमेशा 5 पॉइंट, कोई भी एग्जाम्पल आपको किस फॉर्म में लिखा देंगे वो मैं बता रही हूँ। जैसे लिखा हो 5.82 ppm ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर, ये फॉर्म लिखा होगा तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप ये लिख सकते हो, इससे आपको ये समझना है दैट इज 5.82 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर।
यहाँ से हमें ये समझ, कभी भी ऐसे सेंटेंस लिखा हो 5.82 ppm ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर या कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, तो आपको यहाँ से ये समझना है कि 5.82 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर। दोनों ही ग्राम में होगा बिकॉज दोनों ही मास वाली क्वांटिटीज है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए एक ये समझ सकते हो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन सिटीज आर मेजर्ड इन ppm बाय वॉल्यूम। कोई भी जो भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होते हैं उनके लिए, उनके कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए हम ppm ही यूज करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो ये कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो अब मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाऊंगी। क्वेश्चन ये कहता है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.02 ग्राम ऑफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन। What is the concentration of fluorine in terms of ppm level? टूथपेस्ट में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 500 ग्राम का टूथपेस्ट है, उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है 0.02 ग्राम। अब हमें फ्लोरीन का ही कंसंट्रेशन बताना है लेकिन ppm के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा यहाँ पे सल्यूट क्या है और हमारा सोल्यूशन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, ppm का फॉर्मूला होता है इट इज द मास ऑफ solute अपॉन मास ऑफ solution इनटू क्या होगा 10 की पावर 6। तो सबसे पहले तो सल्यूट क्या है, हमें दिख रहा है लेसर क्वांटिटी में क्या है फ्लोराइड 0.02 ग्राम और ये क्या है 500 ग्राम। तो इट्स ऑब्वियस कि ये हमारा क्या हो जाएगा सल्यूट बन जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, और ये क्या बन जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.02 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 500 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। आई थिंक ये सभी लोग सॉल्व कर लेंगे लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। ये हमने ये पॉइंट उठाया, नीचे 100 लगा दिया, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5। हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। और नीचे लिख सकती हूँ 10 की पावर 4। ये 4 जीरो के लिए मैंने 10 की पावर 4 लिख दिया। 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाने पे क्या होगा 10 की पावर -4। तो 10 की पावर 6 और 4 कितना बच गया 0.4 इंटू 10 की पावर 2। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 40 ग्राम। मतलब अगर ppm के लेवल में कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन हमारा कितना आ रहा है 40 ग्राम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब होता क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि सोल्यूशन, अब मोल फ्रैक्शन जनरली उन सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें बाइनरी मिक्सचर के बारे में, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं एक बाइनरी सोल्यूशन का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज करो कि ये एक सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, ए एंड दूसरा कंपोनेंट है बी। अब मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है Nb। तो अब क्वेश्चन में सपोज करिए कि क्वेश्चन में ये दिया होगा कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या फिर बोल दे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, या मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए क्या होता है क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनके आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार बता दे रही हूँ कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मे भी किसी बच्चों को नहीं आता होगा। तो मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन वेट अपॉन होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने क्या बताया मोल फ्रैक्शन, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो फॉर्मूला हम ऐसे लगाएंगे जाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जिसके भी मोल्स निकालने होते हैं
उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है। इसका मतलब ये क्या है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स किससे बने, ए और बी दोनों को मिला के ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज गिवन मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, moles of given component upon total moles of solution। ये हमारा होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके कंपोनेंट, आपके सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेंगे उसके गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो बाय टोटल मोल्स, बस आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अब यहाँ पे एक और क्या पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा सोल्यूशन बना है और ये सपोज करिए कि ए हमारा सल्यूट हो गया, बी हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो हमेशा ये बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा इसका सम 1 के बराबर आता है। ये पार्ट हम लोग को याद रखना है, ये अभी न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो ये याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हमारा ये मोल फ्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इजी क्वेश्चन रखा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। मतलब आपको, या फिर अगर ऐसे समझना है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा उस मिक्सचर में जो कि बना कैसे है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले तो ये लिख लें हम। गिवन क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 8 ग्राम। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 7 ग्राम। और तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, और बोला क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्सीजन का। मैंने बताया था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मतलब यहाँ पे टोटल 2 ही कंपोनेंट तो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो अब सबसे पहले तो यहाँ मोल्स लिखना है ना हमें, लेकिन क्वेश्चन में मोल्स तो दिए ही नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया है और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो सिंपल है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो गिवन वेट ऑक्सीजन का कितना है, 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 से 8 2 से, दैट इज ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आया, 0.5। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला, गिवन वेट नाइट्रोजन का कितना है, 7 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, 14। तो ये हो गया 7 1 से 7 2 से। तो इसका भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 0.5 ही आया है। तो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है, तो जिसका पूछा है उसका मोल ऊपर लिखो और टोटल मोल्स नीचे लिखेंगे। तो पूछा किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के मोल्स हमने कितने निकाले थे, 0.5, और नीचे क्या है, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, 0.5 और 0.5, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये प्लस करके 1 आएगा, दैट इज 0.5/1। दैट इज आंसर हमारा कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना निकल के आएगा, 0.5। दिस इज द आंसर।
आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन अ सोल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। मतलब एक सोल्यूशन है जो कि जिसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर है और 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन है। तो हमें इसमें ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सिंपल है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। तो वेट ऑफ वाटर या फिर वेट ऑफ ग्लिसरीन लिख दो जो गिवन है। तो वेट ऑफ ग्लिसरीन कितना हो गया हमारा 46 ग्राम और वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है हमारा 36 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैंने बताया था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर रहते हैं टू द टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लिसरीन प्लस वाटर। तो अब सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट ग्लिसरीन का कितना है 46 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लिसरीन का? तो यहाँ पे मैं एक बार बता दे रही हूँ जिनको नहीं आता उनके लिए। कार्बन का एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 और क्योंकि यहाँ पे 3 एटम है तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, 5 एटम है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन O और H दोनों लिखे हुए हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, तो 16 और 1 कितना हो गया 17। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे 16 प्लस 1 17 हो गया और 3 एटम है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 12 3 से कितना होता है 36 प्लस क्या हो गया 5 प्लस कितना हो गया 17 3 से 51 होता है। तो यहाँ पे हमने 51 नोट कर लिया। जब हम इसे ओवरऑल ऐड करेंगे कितना आएगा ये हमारा 92। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरीन कितना होता है 92। तो यहाँ पे ये जब हम डिवाइड करेंगे 46 1 and 46 2 तो ये कितना आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.5। अब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का भी सेम फॉर्मूला होगा। गिवन वेट वाटर का कितना है 36 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो आई थिंक वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सब लोग निकाल लेंगे। H2O होता है तो 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 16। तो ये ओवरऑल क्या हो गया 18। तो यहाँ पे 18 ग्राम हो गया। तो ये सिंपल है 18 1 से 18 2 हो गया। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना निकल के आ रहा है 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन कितना है 0.5। तो बस ये सिंपल है क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन ऊपर लिख दो 0.5 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन 0.5 प्लस 2। तो ये आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 5 1 से 5 5 दैट इज ये कितना आ रहा है 0.2। ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता क्या है? सबसे पहले मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये है क्या? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलैरिटी। अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूशन मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन।
अब हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये सोल्यूशन हमेशा 1 लीटर में ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें मिलीलीटर में दिया रहता है तो बस हमें उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट सल्यूट का ही लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये अगर ml में होगा तो हम ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से हम ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब इसमें अगर किसी को यूनिट बताना है कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट मोल। और ये क्या हो गया, कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन में है, मतलब सोल्यूशन हमने किस में ले रखा है, लीटर में। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, लीटर। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या कहलाएगी, मोल लीटर इनवर्स। या फिर अगर डेसीमीटर क्यूब में हम ले रहे हैं तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ये हो जाएगा मोलैरिटी की यूनिट। तो आई होप मोलैरिटी का आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि मोलैरिटी होता क्या है। इट इज कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो अब कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं मोलैरिटी के, वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। मोलैरिटी के जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो बहुत तरीके से होते हैं। जैसे किसी किसी क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि m लिखा होगा सिर्फ, या m/2 लिखा होगा, तो वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं मैं वो समझा दे रही हूँ। molarity of solution can be represented as इस तरीके से लिखे हो सकते हैं सॉल्यूशन में, m फिर क्या हो जाएगा 2m, फिर हो सकता है m/2, फिर हो सकता है m/10, फिर हो सकता है हमारा m/100 एंड देन हो सकता है m/1000। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस में लिखे हुए दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है, m। यहाँ पे इस m से ये रिप्रेजेंट होता है मोलर है, ये 1 मोलर भी हम कह सकते हैं। तो इसे मैं ये लिख सकती हूँ कि 1 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे ही इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मोलर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम सेमी मोलर कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मोलर। और सेमी मोलर को ये लिख सकते हैं 0.5 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेम वही चीज होगा। यहाँ पे ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेसीमोलर। यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, 0.1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मोलर, इसे डेसीमोलर, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमोलर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीमोलर। यहाँ पे भी आई थिंक आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.01 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन।
तो ये हमारा था सेंटीमोलर और इसे हम लोग बोलेंगे मिलीमोलर। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.001 ग्राम मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ आ चुके होंगे कि मोल्स को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस में लिखे हुए आ सकते हैं कि 1 मोलर या m/10 m/2, तो वहां पे समझ जाइएगा कि m/2 अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि 0.5 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अगर m/1000 लिखा है तो वो किसको क्या उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसकी मोलैरिटी होगी 0.001, इसकी मोलैरिटी इस वाले में होगी 0.01। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ये समझ लेना, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में इसकी मोलैरिटी है 0.01, इसकी मोलैरिटी है 0.01, इसको इसमें हो जाएगा इसका मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1 मोलर सोल्यूशन। और ऐसे ही इसका क्या, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.5, और इसे आप लोग इसकी मोलैरिटी इस क्वेश्चन में इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 2 मोलर, ये 2 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा, ये 0.5 मोलर सोल्यूशन, ये 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर इस फॉर्म में लिखा है m/2 m/10 तो आप मोलैरिटी ऐसे देख के भी बता सकते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये अब हमारा मोलैरिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 13% बाई मास। ये मैंने जो मास परसेंट पढ़ाया था उस वाले पार्ट से देखिए ये आया है। तो मास परसेंट में मैंने इसीलिए क्वेश्चन नहीं कराए थे, मास परसेंट से अलग क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, जो बनते हैं वो मैं अभी करवा दूंगी, 1-2 बहुत इजी बनते हैं। और जनरली वो जो मास परसेंट का कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस में इस फॉर्म में दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 13% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब क्वेश्चन में हमारे गिवन क्या क्या है 13% बाई मास। 13% बाई मास का मतलब क्या है, मैंने बताया था 13% बाई मास है, मतलब ये वेट बाई वेट परसेंट की बात हो रही है। मीन्स 13 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 13 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is present in, मैंने बताया था मास है दोनों, वेट बाय वेट वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी क्या दे रखा होगा 100 ग्राम में, तो हम क्या बोलेंगे 13 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इस वाले इस एक लाइन से हमें 2 चीजें पता चल गई है। पहली ये चीज कि जो हमारा सल्यूट है उसका जो सल्यूट है वो हमारा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें यहाँ पे वेट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमें कितना हो गया 13 ग्राम, और सोल्यूशन का यहाँ पे वेट दिया है, लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। लेकिन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 13 ग्राम, और यहाँ पे क्या दे रखा है वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितना है 1.09 ग्राम पर ml। अब ये सारी वेट दिया है, डेंसिटी दिया है, और वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वेट ऑफ सल्यूट दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू है, हम मोल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ग्राम में है तो इसीलिए हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये है हमारा फॉर्मूला। लेकिन हमें फॉर्मूले में ये दिख रहा है कि वेट ऑफ सल्यूट तो दिया है 13 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट भी हम निकाल लेंगे,
वो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है। सोल्यूशन के लिए हमें वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो हम ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से ये कर सकते हैं सॉल्व। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास, यहाँ पे हम ये क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.09, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैंने ये हटा दिया है, तो ये ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 4 अपॉन 109, तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और क्वेश्चन में वेट और मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं, तो बस अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट नहीं आता है तो मैं बता दूं H2SO4 है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, नंबर ऑफ एटम कितने 2, तो 1 इंटू 2 प्लस क्या होगा, सल्फर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 4 एटम है तो 16 4 से 64, तो ओवरऑल जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 90, 94, 98, तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक वेट कितना निकल के आया 98। तो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना है 98। तो अब तो क्वेश्चन में हमें सब कुछ पता ही है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4 कितना दिया है 13 ग्राम, तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना है 98 अपॉन 98 हो गया, फिर इनटू क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 10 की पावर 4 अपॉन 109, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 109, और क्योंकि ये ml में था और इसे लीटर में करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ का बच गया सिर्फ 1 10, तो अब जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 1.445 मोल पर लीटर आएगा, जिसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं 1.445 मोलर, मोल पर लीटर को हम मोलर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा और इससे आंसर मैच कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो प्लीज अब हम करेंगे मोलैलिटी विच इज द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म। तो अब हमें पढ़ना है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही एक ऐसा इकलौता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता है। बाकी सब में जितनों में आपने पढ़ा होगा नीचे हर टर्म सोल्यूशन का ही था, लेकिन मोलैलिटी एक ऐसा होता है जिसमें सॉल्वेंट आता है इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m से होता है, इसे भी मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और किसमें है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में होगा, और वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में हुआ तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि ये है तरीका लिखने का। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो भी किसमें होना चाहिए, केजी। लेकिन यहाँ पे मैं ये केजी नहीं ग्राम में दे देती हूँ। अगर ये ग्राम में हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, मोलैलिटी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है इसमें मास परसेंट ऑफ ईच ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर एंड दूसरा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में मैंने दो चीजें इन्वॉल्व की, एक ये मास परसेंट का क्वेश्चन है और एक ये मोलैलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें ये समझना है कि सॉल्यूशन बना किससे है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमने 60 ग्राम ऑफ पानी में कितना ग्लूकोज मिलाया, 5.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.64 प्लस क्या हो जाएगा 60 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 65.64 ग्राम। ये हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये क्यों निकाला है मैंने, मैं ये भी बता रही हूँ। सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है, मास परसेंट ऑफ ईच ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों का ही मास परसेंट पूछा है। यहाँ पे सोल्यूशन हमारा बना किससे, सल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। हमारा सल्यूट क्या है, ग्लूकोज है बिकॉज ये कम अमाउंट में है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है बिकॉज ये 60 ग्राम में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास परसेंट पूछा है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, जैसे मान लिया हमने पहले किया। तो जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट पूछा जाता है उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में बोला गया मास ऑफ, हमें क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5.64। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5.64 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना निकाला था 65.64 इंटू 100। तो ये सॉल्व करके हमारा कितना निकल 8.59 आएगा। तो ये परसेंट कितना हो गया, ये हमारा ग्लूकोज का परसेंट है। दिस इज मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। अब कुछ बच्चों को है कि अगर वाटर का मास परसेंट निकालना है तो सेम एज इट इज होगा। ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको वाटर का निकालना है तो आप ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, मास परसेंट ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर कितना दिया है 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 65.64 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग अबाउट 91.41% आएगा। ये 91.41% हमारा क्या हो गया, वाटर का परसेंट हो गया। या तो किसी बच्चे को अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इससे कर लो, या तो सिंपल सा तरीका है, ग्लूकोज और वाटर दोनों मिला के 100% सोल्यूशन बना रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर ग्लूकोज है 8.59% तो 100 में से अगर ये माइनस कर ले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास परसेंट ऑफ वाटर अगर निकालना है सिंपल, तो किसी एक का निकालो और 100 से माइनस कर दो। 100 माइनस 8.59 कितना आ जाएगा, ये परसेंट हटा दीजिए, 100 माइनस 8.59 सेम एज इट इज, यही आंसर है 91.41। ये हमारा हो जाएगा मास परसेंट ऑफ वाटर। तो मर्जी आपकी, भले इससे निकालो चाहे इससे निकालो। वैसे बेटर ये होता है कि अगर दो सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बन रहा है तो अगर एक का मास परसेंट आपने निकाल लिया है तो दूसरे का 100 से माइनस कर लीजिए, तो सिंपल आपका दूसरे का मास परसेंट आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब ये दूसरा पार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। या सिंपल वे में मैंने बताया था कि कितने सल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, यही होता है हमारा मोलैलिटी। तो यहाँ पे सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, मोल्स के फॉर्म में ये दिया हुआ है ना, तो मोल्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सल्यूट हमारा क्या है, सल्यूट हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है और सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो मोल्स के फॉर्म में ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसीलिए मैंने बताया था मोल्स का मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सल्यूट क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें रहेगा हमेशा, केजी में। अगर ग्राम में है तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेट ऑफ सल्यूट। अब हमें इसमें दिया हुआ है वेट ऑफ सल्यूट दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 5.64, तो यहाँ पे ये हो गया 5.64। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, नहीं पता है किसी बच्चे को क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। कार्बन का कितना हो गया 12 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 6 हो जाएगा, जिसे हम जब हम टोटल प्लस करेंगे तो ग्लूकोज का ऑलमोस्ट सबको याद रहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 180 ही आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास यहाँ पे कितना है 60 ग्राम। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना कि पहले तो हमने 65.5 लिखा था, क्योंकि वो बाकी के सारे फॉर्मूलेज में सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन मोलैलिटी जहाँ पे होता है वहां पे डिनोमिनेटर में हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं, वो भी केजी में, लेकिन अगर ग्राम में दिया होगा तो हम 1000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू 60 हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये सब कुछ ग्राम में दिया हुआ है इसीलिए हम अपॉन 1000 डिवाइड कर लेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ जितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं आप उसे कैंसिल कर दीजिए। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर समथिंग 0.522 मोलल आएगा, यही हमारा सोल्यूशन है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ चुका है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मास परसेंट के क्वेश्चंस नहीं कराएं क्योंकि उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैंने बता दिया। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी में था मैंने सब बता दिया है। जो अब इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं कल की वीडियो में अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू।